I welcome to all students in AOC online classes. So students, कल हमने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा था और आज हम एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So एडमंड स्पेंसर जो है वो शेक्सपियर के टाइम कंटेम्प्रेरी पोइट रहे हैं. अब अगर बात करें हम एलिज़ाबेथ के टाइम की, एलिज़ाबेथ का जो टाइम पीरियड है वो 1552 से लेकर 1603 तक उसने रूल किया था. एलिज़ाबेथ क्वीन ने 1552 से 1603 तक रूल किया था. इसका जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है क्योंकि इस पीरियड में बहुत ही महान जो पोएट हैं, राइटर हैं, वो आए थे. तो लिटरेचर में बहुत वास्ट जो शहर था वो मिला था, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है. एलिज़ाबेथ पीरियड जो है 1552 से 1603 में हुआ था और इसमें जो 3 फेमस राइटर रहे हैं, पहला है क्रिस्टोफर मार्लो, दूसरा है विलियम शेक्सपियर, तीसरे हैं एडमंड स्पेंसर. जो क्रिस्टोफर मार्लो है वो फर्स्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं एलिज़ाबेथन टाइम के और इन्हों का जो टाइम पीरियड है वो 1564 टू 1593 तक रहा है. और जो विलियम शेक्सपियर है इन्होंने 1564 टू 1616 तक उनका टाइम पीरियड रहा है. और एडमंड स्पेंसर जो है इनका टाइम पीरियड 1552 टू 1599 तक रहा है. सो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं एडमंड स्पेंसर की. 3 जो है ये मेन पोएट रहे हैं. कल हमने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा था और आज हम एडमंड स्पेंसर की बात कर रहे हैं. एडमंड स्पेंसर जो है जिनका बर्थ जो है 1552 में हुआ था और इनका जो बर्थ है वो लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था. एडमंड स्पेंसर जो है इनके बारे में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं. एडमंड स्पेंसर जो है इनको पोएट्स ऑफ द पोएट्स पोएट का खिताब दिया गया था. इनको ये टाइटल दिया गया था द पोएट्स पोएट. ये टाइटल इनको चार्ल्स लैम्ब के द्वारा दिया गया था. चार्ल्स लैम्ब ने इनको ये टाइटल दिया था द पोएट्स पोएट. इसके अलावा एडमंड स्पेंसर के बारे में और भी राइटर्स ने बोला, जैसे कि ले हंट कहता है कि एडमंड स्पेंसर की जिस तरह की इमेजिनेशन है तो उनको जो है पोएट नहीं होना चाहिए बल्कि पेंटर होना चाहिए. सो इसी तरह से लॉन्ग ने भी इनका समर्थन करते हुए बोला है कि जो एडमंड स्पेंसर है उनको अगर टाइटल दिया गया है पोएट्स पोएट का तो ये उनकी जो वर्क है, उनका आइडलिज्म है, उसी की वजह से ही इनको पोएट्स पोएट का दर्जा जो है वो दिया गया है. जो इसी तरह से एडमंड स्पेंसर को अलग अलग टाइटल जो है वो लोग देते रहे. इसके अलावा इनको एक और टाइटल दिया गया था द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रेफॉर्मेशन. इनको ये भी टाइटल जो है वो दिया गया था राइटर के द्वारा और ये बात बोली गई थी नाइट के द्वारा. स्टूडेंट, ये तो हमने किया कि एडमंड स्पेंसर को जो अलग अलग खिताब दिए गए थे, लोगों ने जैसे उनको बुलाया जाता था उसके बारे में बताया था. अब हम बात करेंगे कि एडमंड स्पेंसर की जो पोइट्री थी उसके विषय किस तरह के थे, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके. हम पहले बात कर रहे हैं कि एडमंड स्पेंसर जो है वो एलिज़ाबेथ के टाइम के थे. उनके रूल के टाइम ये जो अपना करते थे अपना जो मतलब इन्होंने राइटिंग किया वो सारी एलिज़ाबेथ के टाइम की है. तो इन्होंने क्या किया, एलिज़ाबेथ के साथ रिलेटेड थे, इसीलिए इनकी जो पोइट्री थी, जो भी वर्क था, और हर एक राइटर का ये पर्पस था कि एलिज़ाबेथ को खुश करना, अपनी क्वीन को खुश करना. इसीलिए वो क्या करते थे, तीनों ने ही पहला जो मेन पॉइंट था कि पोइट्री जो भी लिखनी है वो एलिज़ाबेथन की प्रेस में ही लिखी थी. और एडमंड स्पेंसर ने भी ऐसा ही किया, जितनी भी पोइट्री उन्होंने लिखी है एलिज़ाबेथ की प्रेस में ही लिखी है. दूसरी चीज़ जो एडमंड स्पेंसर की विशेषता है, दूसरी उसने जो रॉयल है, रॉयल सेशन को और कोर्ट सेशन को, इसको भी उसने अपनी
पोइट्री के अंदर दिखाया है। इसके अलावा जो एडमंड स्पेंसर है उसने अपनी पोइट्री के अंदर रोमांस को भी दिखाया है, रोमांस। पर रोमांस में उसने क्या किया है, जो फीमेल है या कोई भी लेडी है उसकी तारीफ़ में उसने जो पोएम्स वगैरह हैं वो लिखी हैं, लेडी की तारीफ़ में। इसके अलावा जो लव फेयर्स दिखाए हैं इसने अपने अपनी जो पोइट्री है उसमें, और वो जो ड्रामा है उसमें भी ये जो रोमांस है वो हाई क्लास लोगों में दिखाया गया है। लोअर क्लास जो है उनमें अफेयर नहीं था, इसलिए जो भी अफेयर है वो हाई क्लास पीपल में ही दिखाया गया है। और सबसे बड़ी विशेषता जो एडवर्ड स्पेंसर की पोइट्री की है तो वो है कि इसकी जो इमेजिनेशन है, इसकी स्प्लेंडेड इमेजिनेशन की वजह से, दूसरा हिज ब्यूटी ऑफ लव, और जो तीसरी चीज़ इसकी पोइट्री की खास थी वो थी मेलोडी। इन तीनों की वजह से इसकी जो पोइट्री है वो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है या सबसे ज़्यादा फेमस हुई है। सो अब हम एडमंड स्पेंसर के जो वेरियस वर्क्स रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो एडमंड स्पेंसर का सबसे फर्स्ट वर्क था वो था द शेफर्ड कैलेंडर। जो फर्स्ट है द शेफर्ड कैलेंडर, ये उसका फर्स्ट वर्क था एडमंड स्पेंसर का। इसके अंदर उसने ये जो वर्क है उसका सबसे पहले 1579 में पब्लिश हुआ था, शेफर्ड कैलेंडर। इसके अंदर उसने जो वर्ड यूज़ किया है शेफर्ड, वो जो है वो एलिजाबेथ के टाइम का नहीं है, उसने ये चौसर के टाइम का वर्ड जो है वो यूज़ किया है शेफर्ड, और इसीलिए इसने जितनी भी पोइट्री लिखी है, ये पोएम जो लिखी है, इसके अंदर उसने चौसर के टाइम के वर्ड जो है यूज़ किए हैं, ना कि एलिजाबेथ टाइम के। दूसरी चीज़, ये पोएम जो है 1579 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम को जब पब्लिश किया गया था तो इसके इस नाम से पब्लिश इसको नहीं किया गया था, इसको एमरिटो के नाम से पब्लिश किया गया था, और इस नाम से इसको पब्लिश किया गया था 1579 में। और ये जो पोएम है इसके अंदर इकोलॉग की फॉर्म में ये लिखी गई थी, ये फॉर्म इकोलॉग की फॉर्म में लिखी गई थी। इकोलॉग का मतलब, एक इकोलॉग का मतलब है 1 मंथ, और ये पोएम जो है इकोलॉग की फॉर्म में लिखी गई थी। इसमें 12 इकोलॉग थे जो कि 12 मंथ्स में लिखे गए थे, 12 मंथ्स में 12 इकोलॉग जो थे वो लिखे गए थे। इसके अलावा इस पोएम के अंदर उसने सोलिलोक्वी का यूज़ भी किया था, जिसका मतलब होता है जब भी कोई बंदा एक ही पर्सन चिल्ला कर बोल रहा होता है, अपनी जो वर्डिंग उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसको सोलिलोक्वी कहते हैं। तो उसने इस टर्म का, और इसके अलावा डायलॉग्स का भी इसके अंदर यूज़ किया है, डायलॉग्स का भी उसने यूज़ किया है, सोलिलोक्वी का यूज़ भी किया है, इकोलॉग का यूज़ किया है, और इसका ये जो नेम था जिस टाइटल से इसको पब्लिश किया गया था। और ये पोएम जो है मेनली उसने डेडिकेट की थी सर फिलिप सिडनी को। ये जो पोएम थी उसने सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट की थी, और इस पोएम में उसने, मैंने पहले ही आपको बताया कि उसने जो वर्ड यूज़ किए थे वो चौसर के टाइम के किए थे, एलिजाबेथ के टाइम के यूज़ नहीं किए थे। सो ये तो थी हमारी द शेफर्ड कैलेंडर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 1579 में ये पब्लिश हुई थी, एमेरिटो के नाम से इसको पब्लिश किया गया था, और ये डेडिकेट की गई थी सर फिलिप सिडनी को, और इसमें इकोलॉग की फॉर्म में ये लिखी गई है। एक इकोलॉग जो है 1 मंथ माना जाता है, और इसमें 12 इकोलॉग लिए गए थे जो कि 12 मंथ के लिए हैं, 12 मंथ में लिखे गए थे। और जो सोलिलोक्वी है उसका मतलब क्या है, इसका भी यूज़ किया गया है, एक ही पर्सन जो है वो चिल्ला कर बोलता है, एक्सप्रेस कर। सो नेक्स्ट वर्क जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एडमंड स्पेंसर का फर्स्ट वर्क था जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा। सो सेकंड जो है वो उसकी मोस्ट फेमस जो है पोएम रही है, और वो पोएम का नाम है द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन।
ये भी इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है। फेरी क्वीन, क्वीन के नाम से क्लियर हो रहा है कि वो क्वीन एलिजाबेथ की बात कर रहा है। और मैंने आपको पहले शुरू करने से, लेक्चर से पहले ही बता दिया था कि जो एलिजाबेथ टाइम के जितने भी राइटर रहे हैं उनका मेन पर्पस यही होता था कि हमने अपनी क्वीन को खुश करना है। और ये पोएम भी उसने क्वीन की प्रेज में ही लिखी थी, उसने कैसे इतनी जल्दी रूल किया, कितने अच्छे से उसने सारा कंट्रोल किया, तो इसीलिए क्वीन ने खुश होकर उसको 50 पाउंड्स की जो पेंशन थी वो भी लगा दी थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो उसने, मैंने पहले बताया कि एलिजाबेथ की प्रेज में लिखी गई थी। ये पोएम की जो है एक एपिक एलेगोरिकल पोएम है। ये एक एपिक एलेगोरिकल पोएम है। एलेगरी, पहले आपको पता होना चाहिए कि एलेगरी होती क्या है। वो पोएम जो जिसमें हम क्या करते हैं, सत्य, प्रेम, विश्वास, ऐसे वर्ड्स को, ऐसी चीज़ों को एक संजीव पात्रों की तरह यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं एलेगरी। और इसका यूज़ जो है इसके अंदर किया गया है। तो ये जो फेरी क्वीन है ये एक एपिक एलेगोरिकल पोएम है जिसमें उसने फेरी क्वीन के बारे में, मतलब हमारी जो एलिजाबेथ है उसकी प्रेज में लिखा है। सो ये पोएम जो है, इसके पहले 3 वर्जन जो थे वो 1590 में पब्लिश हुए थे। फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुआ था फेरी क्वीन का वो 1590 में हुआ था। इसकी जो टोटल है वो 6 बुक्स थी। 6 बुक्स में से पहली 3 बुक्स जो थी वो 1590 में पब्लिश हुई, और इसकी जो बाकी की बुक्स थी 4th, 5th और 6th बुक, ये बुक उनकी 1596 में जाकर पब्लिश हुई। इसको रीपब्लिश किया गया विद 1 2 3 4 5 6 की 6 बुक्स के साथ रीपब्लिश किया गया था इसको 1596 में। इसमें एक 7 नंबर बुक भी लिखी गई थी, पर लेकिन वो बुक जो है वो अनफिनिश्ड थी, इस वजह से उसको पब्लिश नहीं किया गया। इसके बारे में एक और भी थी। इसमें जब इसका प्रीफेस लिखा गया था, प्रीफेस ऑफ द फेरी क्वीन, जब इसका प्रीफेस लिखा गया था तो इसमें एक लेटर लिखा गया था जो कि स्पेंसर ने लेटर लिखा था सर वॉल्टर रेले। ये लेटर उसने रेले को लिखा था जो प्रीफेस टू फेरी क्वीन में। और ये लेटर में उसने सर वॉल्टर रेले को बताया था कि वो किस तरह की पोइट्री, कितनी किताबें, यानी कि वो उसमें लिख रहा था कि मैं 24 बुक्स जो है वो फेरी क्वीन की लिखने जा रहा हूँ, जिसमें से उसने डिटेल बताई थी कि मैं 12 बुक्स जो हैं वो नाइट्स के बारे में और उनके द्वारा किए गए 12 वर्च्यूज़ के बारे में, और वर्च्यूज़ वो है प्राइवेट वर्च्यूज़। और दूसरे नंबर पे उसने बोला कि 12 बुक्स जो है वो मैं किंग आर्थर के बारे में लिखूंगा, जो कि उसके द्वारा किए गए वर्च्यू के बारे में होंगे। और वो वर्च्यू कौन से हैं? पब्लिक वर्च्यू। इस तरह से उसने डिफ़ाइन किया लेटर के अंदर कि सर वॉल्टर रेले, मैं 24 बुक्स की जो है वो फेरी क्वीन लिख रहा हूँ, जिसमें से 12 बुक्स जो हैं वो 12 नाइट्स के वर्च्यूज़ के बारे में होंगी और 12 जो है वो किंग आर्थर के पब्लिक वर्च्यूज़ के बारे में होंगी। तो इस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें से मैं कुछ वर्च्यूज़ भी आपको क्लियर करूँगी, पर क्योंकि इसमें से कुछ बुक्स जो है वो पब्लिश नहीं हुई, सिर्फ 6 ही बुक्स की पब्लिश हुई थी। तो उनमें से जो 6 बुक के वर्च्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले है बुक 1। बुक 1 में जो पहला वर्च्यू जो है वो है हॉलीनेस। बुक 2 में उसने वर्च्यू दिया है टेम्परेंस। बुक 3 में उसने वर्च्यू मेंशन किया है चेस्टिटी। बुक 4 में उसने मेंशन किया है फ्रेंडशिप। और बुक 5 में जस्टिस। और बुक नंबर 6 जो से पब्लिश हुई हैं उसमें उसने मेंशन किया है
पहली बुक में उसने हॉलीनेस, दूसरी में टेम्परेंस, तीसरी में चेस्टिटी, बुक 4 में फ्रेंडशिप, बुक 5 में जस्टिस, और जो लास्ट बुक है उसमें उसने मेंशन किया है कर्टसी, शिष्टाचार। इस तरह से इसने 6 बुक्स के अंदर ये वेरियस वर्चूज़ जो हैं वो दिखाए हैं। ये वर्चूज़ हैं जो इसने बुक 1 में हॉलीनेस दिखाई है, बुक 2 में टेम्परेंस, बुक 3 में चेस्टिटी, बुक 4 में फ्रेंडशिप, बुक 5 में जस्टिस एंड बुक 6 में कर्टसी। सो स्टूडेंट, मैं आपको इनके नाइट्स के नाम भी बताना चाहूँगी। जो बुक 1 है उनके नाइट्स का नाम है रेड क्रॉस, और बुक 2 के सर गॉयन, बुक 3 के जो फीमेल थी जिसका नाम था ब्रिटोमर्ट, और जो बुक 4 है उनके हैं कैमल एंड टेलमेंट, और जो बुक 5 है उसके हैं सर आर्टिगल, और जो लास्ट है बुक 6 उसके हैं सर कैलेरे। इन सभी के द्वारा ये जो 6 हैं इन अलग अलग बुक्स के अंदर ये वर्चूज़ दिए गए थे। सो स्टूडेंट, ये बुक जो है काफ़ी आपको पता चल गया होगा क्या है फेरी क्वीन। एक एपिक एलिगोरिकल पोएम है। आपको एक पहले करा दूँ, एपिक क्या होती है? अ लॉन्ग पोएम विच हैज सो मैनी बुक्स, फॉर एग्जाम्पल महाभारत, रामायणा, दीज आर एपिक्स। सेकेंड एलिगरी, एलिगरी का मतलब मैंने क्या बताया, जिसके अंदर सत्य, प्रेम, विश्वास ऐसे तत्वों को एक करेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है, तो उसको हम एलिगरी करते हैं। तो इसी टाइप की ये पोएम है जिसके अंदर एलिजाबेथ की प्रेस की गई थी, और इसमें एक राइम स्कीम भी उसने स्पेशल यूज़ की थी, दैट इज स्पेंसरियन राइम स्कीम। स्पेंसरियन राइम स्कीम, जिसको स्पेंसरियन स्टेंजा के नाम से जाना जाता था। तो इसने एक स्पेंसरियन स्टेंजा जो स्कीम थी वो यूज़ की थी इस फेरी क्वीन के अंदर। स्पेंसरियन स्टेंजा जो राइम स्कीम थी उसके अंदर क्या था, सिर्फ 9 लाइंस की राइम स्कीम थी ये, जिसमें से पहली जो 8 लाइंस हैं, पहले मैं राइम स्कीम बता दूँ। इसमें इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी, बी सी बी सी सी। ये टोटल 9 लाइंस की राइम स्कीम थी इसकी स्पेंसरियन स्टेंजा की। इसमें इन्होंने डिवाइडेशन की हुई थी लाइंस की। जो पहली 8 लाइंस थी वो इन्होंने पेंटामीटर में लिखी हुई थी, आयम्बिक पेंटामीटर। और जो लास्ट लाइन थी जिसको 9 नंबर लाइन जो है वो लिखी गई थी, 9 नंबर लाइन जो है वो एम्बिक हेक्सामीटर में, जो कि एरिस्टोटल के टाइम था, हेक्सामीटर। सो इस तरह का मीटर जो है वो इसके अंदर फेरी क्वीन के अंदर यूज़ किया गया था। और स्पेंसर की भी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है पोइट्री की कि उसने अपनी एक अलग राइम स्कीम जो है निकाली थी, जो कि शेक्सपियर से और मिल्टन की राइम स्कीम से एकदम अलग थी, पेट्रियार्कन से भी एकदम अलग थी। तो इसलिए स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या किया इसने, एक नई राइम स्कीम जो बनाई थी, जो कि 9 लाइन की थी, जिसमें उसकी राइम स्कीम थी ए बी, बी सी सी, और 8 लाइन जो थी वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी, और 9 नंबर लाइन थी वो एम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई थी। सो ये इस तरह से इस फेरी क्वीन को पूरा किया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये था उसका सेकंड फेमस वर्क जो कि स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है जो उसका थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्क, दैट इज़ एमोरिटी। और सर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो फेरी क्वीन थी ये एक और पुरानी पोएम थी उसके ऊपर बेस्ड थी, उसका नाम था अरिस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरिसो। ये पोएम जो थी फेरी क्वीन, इस नेम की जो पोएम है इसके ऊपर बेस्ड थी, जो हमने अभी अभी डिस्कस की, द फेरी क्वीन पोएम। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द थर्ड फेमस वर्क ऑफ स्पेंसर, दैट इज एमोरिटी। दैट इज द थर्ड फेमस पोएम ऑफ एडमंड स्पेंसर। एमोरिटी जो है, एमोरिटी मीन्स अ लिटिल क्यूपिड, little cupids or little loves। जो एमोरिटी वर्ड है उसका मतलब है लिटिल क्यूपिड्स या लिटिल लव्स। ये पोएम जो है एमोरिटी, इसको भी एक नाम दिया गया था। एमोरिटी जो है ये एक
एलिगेरिकल पोएम थी, ये सोनेट थी, ये एक सोनेट साइकिल पोएम थी जो कि 16th सेंचुरी में लिखी गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1595 में। एमोरिटी पोएम जो है इसका मतलब है लिटिल क्यूपिड या लिटिल लव्स, और ये पोएम जो है 16th सेंचुरी में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी ये 1595 में। ये जो एमोरिटी पोएम है ये जो एडमंड स्पेंसर है इसने अपनी यानी कि इसकी पहली वाइफ जो थी उसके साथ कुछ हुआ था और इसने सेकंड वाइफ से मैरिज की थी। तो जो इसकी सेकंड वाइफ थी उसकी मैरिज कैसे हुई उस चीज़ को बताने के लिए उसने ये पोएम लिखी थी एमोरिटी। सो इस पोएम के अंदर उसने अपनी जो कोर्टशिप है उसके बारे में बताया है। सेकंड, उसने अपनी इवेंचुअल जो मैरिज हुई है विद एलिजाबेथ बॉयल, ये उसकी सेकंड वाइफ थी स्पेंसर की। क्या है जो एमोरिटी पोएम है उसने 16th सेंचुरी में लिखी और पब्लिश हुई 1595 में। इस पोएम को उसने क्या डिस्क्राइब किया था? सबसे पहले अपनी कोर्टशिप, जब भी उसने शादी की थी उसके साथ उसको क्या कुछ कोर्टशिप कैसी हुई वो चीज़, और दूसरा उसकी जो एवेंचुअल मैरिज हुई थी एलिजाबेथ बॉयल के साथ उस चीज़ को उसने इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस किया है। ये पोएम जो है इसके अंदर भी इसने एक न्यू राइम स्कीम का यूज़ किया था और वो जो न्यू राइम स्कीम यूज़ की थी वो थी AB BC BC CD CD और EE। इसने अपनी इस पोएम के अंदर एमोरिटी के अंदर ये राइम स्कीम यूज़ की थी AB BC BC CD CD EE, दैट इज सोनेट, क्योंकि ये सोनेट साइकिल में लिखी गई थी। ये जो है सोनेट साइकिल पोएम थी एमोरिटी, इसीलिए इसमें 14 लाइन होती है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो इसमें भी क्या है 14 लाइन्स की इन्होंने सोनेट लिखी थी और ये एमोरिटी भी एक सोनेट थी जिसकी राइम स्कीम इसने डिफरेंट लिखी है, जो बिल्कुल भी मिल्टन के स्टाइल से या पेट्रार्कन स्टाइल से या शेक्सपियर के स्टाइल से नहीं मैच करती थी, डिफरेंट थी। तो क्या राइम स्कीम थी इसकी? AB BC BC CD CD और EE। इसके अलावा तो स्टूडेंट इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो एमोरिटी पोएम थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया राइम स्कीम इसकी अलग थी और इसके अंदर उसने 24 जो है स्टेंजा, उसने 24 स्टेंजा का यूज़ किया है और 365 लाइंस जो है यूज़ किया है। ये जो उसने 24 स्टेंजा जो है लिखे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स को। ये जो 24 स्टेंजा है ये नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो लाइंस हैं 365 लाइंस ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करती हैं। और स्टूडेंट ये जो एमोरिटी पोएम थी ये इंडिविजुअली नहीं पब्लिश हुई थी, ये जो पोएम थी इसका जो सीक्वेंस था 89 सोनेट्स का, उस सीक्वेंस को एंटाइटल किया गया था एमोरिटी एंड एनी थैलेमियन के नाम से। इसको पब्लिश किया गया था नॉट एमोरिटी के नेम से बल्कि एमोरिटी एंड एनी थैलेमियन के नाम से इसको पब्लिश किया गया था और ये जो बुक है ये 1595 में पब्लिश हुई थी। सो स्टूडेंट ये थी हमारी एमोरिटी के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनी थैलेमियन के बारे में। सो स्टूडेंट एनी थैलेमियन जो इसका फोर्थ फेमस वर्क था, एनी थैलेमियन जो है ये क्या था 1594 में उसने ये पोएम लिखी थी एनी थैलेमियन और ये एक नेप्शल पोएम है,
मैं आपको पहले क्लियर कर दूं व्हाट इज़ नैप्शल। नैप्शल का मतलब होता है जो हम वेडिंग पे सॉन्ग आते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं जो शादियों पे गाए जाते हैं, उसको कहते हैं नैप्शल सॉन्ग। सो इट्स अ वेडिंग सॉन्ग। जो वेडिंग सॉन्ग होता है उसको ही कहा जाता है एनी थलेमियन, और जो कि 1594 में जो स्पेंसर था उसने अपनी वाइफ के लिए, वाइफ को डेडिकेट की थी। ही डेडिकेटेड टू हिज वाइफ नेम एलिजाबेथ बॉयल। तो ये पोइम उसने अपनी वाइफ को पहले दिन डेडिकेट की थी जब उसका वेडिंग डे था 1594 में, और इसको पब्लिश किया गया था 1595 में ये पब्लिश हुई थी। 94 में इसने लिखा था और अपनी वाइफ को डेडिकेट की, 95 में इसको पब्लिश किया गया था, और ये एक नप्शल सॉन्ग था। नप्शल मीन्स अ वेडिंग सॉन्ग था। तो इस तरह से ये पोइम जो है वो लिखी गई है एंथलेमियंस। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारी फेमस वर्क, दैट इज़ कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। ये भी उसका जो एडमंड स्पेंसर है उनका फेमस वर्क रहा है। इसके अंदर भी उसने क्या किया है, अपनी ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसके अंदर उसने क्या है, अपनी विज़िट के बारे में बताया था एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ने 1591 में लंदन में विज़िट की थी। उसने उस विज़िट के बारे में इस पोएम के अंदर बताया है, और उसने ये जो पोएम है उसको डेडिकेट किया है सर वॉल्टर रेले को। उसने ये पोएम को डेडिकेट किया है सर वॉल्टर रेले को। ये ऑटोबायोग्राफिकल है, लंदन में उसने विज़िट की थी जो कि 1591 में। उस विज़िट को उसने डिस्क्राइब किया कि उसने कैसा महसूस किया था, क्या हुआ था वहाँ पे, उस चीज़ों को उसने इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस किया है, द कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। और ये पोएम डेडिकेट थी सर वॉल्टर रेले को। सो स्टूडेंट, ये था वर्क। नेक्स्ट जो है एस्ट्रोफेल, जो फेमस वर्क रहा है इनका वो है एस्ट्रोफेल। ये भी इनका एक फेमस वर्क रहा है एस्ट्रोफेल। ये जो पोएम है इन्होंने, जो हमारे ग्रेट नाइट रहे हैं सर फिलिप सिडनी, ये जो पोएम है उन्होंने डेडिकेट की थी सर फिलिप सिडनी की वाइफ के लिए। और ये जो पोएम है एस्ट्रोफेल, ये भी क्या है, एक एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी। अब आपको पता होना चाहिए कि एलिजी क्या होती है। एलिजी क्या होती है, जब भी कोई पर्सन मर जाता है उसके शोक में जो गीत गाया जाता है या कुछ भी बोला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिजी। और ये जो पोएम है एस्ट्रोफेल, ये एक एलिजी थी जो कि फिलिप सिडनी को दी गई थी और वो डेडिकेट की गई थी उनकी वाइफ को। सो स्टूडेंट, ये एस्ट्रोफेल जो कि 1595 में ही पब्लिश हुई थी। सो नेक्स्ट जो फेमस वर्क है प्रोथलेमियन, मैंने आपको पहले क्लियर कर दूं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोथेमेलियन। पहले हमने किया था एमीथलेमियन। पहले हमने एमीथलेमियन की बात की थी, अब हमने प्रोथेमेलियन की बात कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? इसके अंदर उसने खुद की वाइफ के बारे में वेडिंग सॉन्ग गाया था, अपनी खुद की वेडिंग का सॉन्ग गा रहा था, और इसमें वो दूसरों की वेडिंग के सॉन्ग गाता है, इसीलिए ये दोनों में फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए है ये भी नप्शल, और जो एमीथलेमियन है वो भी नप्शल है, वेडिंग सॉन्ग है दोनों। पर फ़र्क क्या है, जो एमीथलेमियन है वो जो अपनी वेडिंग के लिए गाया जाता है, और जो प्रोथेमेलियन है वो खुद की किसी दूसरे की वेडिंग के लिए गाया जाता है। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोथेमेलियन। जो प्रोथेमेलियन है ये जो स्पेंसर है उसने विनेस्टर की बेटी के लिए गाया था। विनेस्टर लेडी है, उसकी दो बेटियां थी जिसका नाम था, एक का नाम था एलिजाबेथ
समरसेट और दूसरी का नाम था कैथरीन समरसेट। और जो लेडी एलिजाबेथ थी उसकी शादी होने वाली थी हेनरी गिलफोर्ड के साथ, और जो लेडी कैथरीन थी उसकी शादी होने वाली थी पीटर के साथ, विलियम पीटर के साथ। इसने जो अर्ल ऑफ नेस्टर इसका पूरा नाम था। जो प्रोथेलेमियन पोएम थी ये उसने अर्ल ऑफ नेस्टर की जो दो बेटियां थी एलिजाबेथ और कैथरीन, इन दोनों की शादी के लिए लिखी थी। जो एलिजाबेथ थी उसकी शादी हेनरी गिलफोर्ड से होने वाली थी और कैथरीन जो थी उसकी विलियम पीटर से होने वाली थी। तो इन दोनों की शादी ये दोनों जो हैं जब वो जारी होती हैं चर्च में शादी के लिए, तो ये रिवर थेम्स, रिवर का नाम है ये, तो ये क्या करता है, जो स्पेंसर होता है उस टाइम वो रिवर पे ही होता है, तो वो रिवर थेम्स के ऊपर होता है और वहाँ पे वो इन दोनों लड़कियों को देखता है, एलिजाबेथ और कैथरीन को। इनको देखकर उसके अंदर एक फीलिंग्स पैदा होती हैं, वो उनकी तारीफ़ करता है, उनको ब्लेसिंग्स देता है, उनको आशीर्वाद देता है और उनकी खुशी की कामना करता है। तो उस टाइम इसने ये पोएम जो थी उनको डेडिकेट करते हुए लिखी थी। और इसमें उसको एक और मिथिकल बात भी याद आती है, जब वो रिवर थेम्स में इनको आशीर्वाद दे रहा होता है तो तभी उसको एक मिथिकल जो इतिहास हुआ था थेम्स नदी के ऊपर वो याद आता है। ये कहानी है जोव की और लेदा नाम की लड़की की, ये कहानी है जिसमें वो क्या कहता है, जोव जो वो एक स्वैन है, यानी कि एक हंस है जिसको प्यार हो जाता है लेडा से, तो वो उसके साथ मतलब इंजॉय करना चाहता है, उसके लिए गाने गा रहा है उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो तभी उसको ऐसा लग रहा है कि जो रिवर थेम्स है वो भी उसके साथ जस्टिस कर रही है। उसके साथ जस्टिस कैसे कर रही है कि ये जो रिवर है ये धीरे धीरे फ्लो कर रही है ताकि वो उसका जो गीत है वो पूरा कर सके। तो इस तरह से ये जो एक मिथिकल पोएम जो है वो दिखाई गई और इसको उसकी याद आने लगती है इस नदी पे। तो इसमें इस पोएम की एक लास्ट लाइन है, स्वीट थेम्स, स्वीट थेम्स रन स्लोली, स्वीट थेम्स रन स्लोली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये लाइन जो है इस पोएम की लास्ट लाइन है जो इसने लिखी है यहाँ पे कि स्वीट थेम्स रन स्लोली टिल आई एंड माई सॉन्ग। और यही लाइन जो है टी.एस. इलियट ने भी अपनी एक वर्क के अंदर यूज़ किया जिसका नाम है द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड। ये जो लाइन है पोएम की, ये सेम लाइन टी.एस. इलियट ने अपने एक वर्क जो द वेस्ट लैंड है उसके अंदर भी ये लाइन का यूज़ किया है। सो इस तरह से ये पोएम जो है लिखी गई है जो कि दो लड़कियों की वेडिंग के लिए थी, एलिजाबेथ समरसेट और कैथरीन समरसेट के लिए। सो अब इसका जो अगर हम लास्ट वर्क की बात करें तो इसने कुछ पोएट्री भी लिखी है जिसमें उन्होंने बुक का नाम जो है वो दिया था, इनकी बुक का नाम है कंप्लेंट्स। जो इन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम है कंप्लेंट्स, जिसके अंदर 9 पोएम्स थी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 9 पोएम्स, जिनमें से एक पोएम जो सबसे ज़्यादा फेमस थी और उस पोएम का नाम था मदर हबर्ड दी टेल। मदर हबर्ड दी टेल जो थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। इसने जो कंप्लेंट्स लिखा था जो कि 1591 में लिखा गया था, जिसमें 9 पोएम थी और इन 9 पोएम में से सबसे अगर फेमस पोएम थी तो मदर हबर्ड्स टेल थी। सो स्टूडेंट, आज हमने एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ा और कल हम जो हमारा लास्ट टॉपिक जो रहता है एलिजाबेथन एज का जो क्रिस्टोफर मार्लो उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।